नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर और उनके आधार पर की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर मार्च अप्रैल 2020 के दौरान लगाए गए कोरोना लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी मामलों को खारिज करते हुए कहा कि इन लोगों पर जो भी आरोप लगाए गए उनमें पहली नजर में कोई अपराध बनता ही नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि मस्जिदों में रुके रहना किसी कानून का उल्लंघन नहीं था और इसे आपराधिक व्यवहार नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कार्यक्रम की तैयारी पहले से थी और नियम बाद में बदले गए तो इन लोगों को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को न्याय की जीत और कोरोना काल में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि तबलीगी जमात के कुछ मेंबर लॉकडाउन और आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे और वो मरकज में रुके हुए थे। इसी आधार पर 70 लोगों के खिलाफ अलग अलग 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। तबलीगी जमात को हाई कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया और साफ कहा कि कोरोना फैलाने का कोई संकेत तक नहीं था। इस पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा है कि कोई भी टीवी एडिटर या एंकर माफी नहीं मांगेगा, पर उन्हें माफी मांगनी भी क्यों चाहिए? क्या यही लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था? पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी। राज्य में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शुरू किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। यह आंदोलन राज्य सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ है। लैंड पूलिंग का मतलब है कि किसानों से उनकी जमीन स्वैच्छिक रूप से ली जाएगी और उसे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किसान इसे जबरदस्ती मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे खेती और पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। इस नीति के तहत करीब 65,500 एकड़ जमीन ली जानी है। अब इस मुद्दे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2020 में जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, तब किसान संगठनों और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था और 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला था। लेकिन अब 5 साल बाद बीजेपी और संयुक्त किसान मोर्चा ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का फैसला किया है। वहीं अब 30 जुलाई को पूरे पंजाब के गांवों में किसान एक साथ ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इसी से आंदोलन की शुरुआत होगी। बीजेपी के नेता सुभाष शर्मा और केवल सिंह ढिल्लों ने एसकेएम को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने का वादा किया। इस तरह इस मुद्दे पर अब पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जहां किसान, विपक्ष और बीजेपी तीनों एक मंच पर हैं और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान फुगाना सर्कल की सीओ ऋषिका सिंह की सेवा भावना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सीओ सिंह कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे ड्यूटी के साथ साथ यात्रियों की सेवा में जुटी हैं। वो महिला कांवड़ यात्रियों और बच्चों की मदद कर रही हैं। यात्रियों के हाथ पर दबाकर उनकी थकान दूर करने में मदद कर रही हैं। जरूरतमंद यात्रियों को दवाइयां और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध करवा रही हैं। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देशन में पूरी पुलिस टीम सेवा कार्य में लगी हुई है। महिला यात्रियों के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटर्स को लेकर एक सर्वे किया गया है। ये सर्वे नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन और द कन्वर्जेंट मीडिया ने साथ में सर्वे किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि दलित वोटर्स क्या सोचते हैं। सवाल किया गया कि नीतीश कुमार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं। इसमें 45% से अधिक लोगों ने काम अच्छा बताया और खराब बताने वालों की संख्या करीब 49% थी। इसके अलावा करीब 6% की कोई राय नहीं थी। वहीं बिहार में कौन नेता पसंद है, इसमें तेजस्वी यादव आगे रहे। सर्वे के मुताबिक करीब 29% ने तेजस्वी को अपना पसंदीदा नेता बताया और करीब 26% ने चिराग पासवान को अपना पसंदीदा नेता बताया और करीब 23% ने नीतीश कुमार को बताया। बाकी वोटर्स जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को मिले। बिहार में किए गए सर्वे में दलित वोटर्स की पहली पसंद महागठबंधन बताया गया। 46% से अधिक वोटर्स की पसंद महागठबंधन है और करीब 32% की पसंद एनडीए है, जबकि करीब 22% दलित वोटर्स की पसंद दूसरी पार्टियां हैं।
बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर उनका पसंदीदा नेता कौन है, सर्वे में ये भी पूछा गया। इसमें राहुल गांधी ने लंबी छलांग लगाई और मोदी फिर भी आगे रहे। करीब 41% दलित वोटर्स ने राहुल गांधी को अपना पसंदीदा नेता बताया और मोदी को 47.5% ने अपना पसंदीदा नेता बताया और 12% से अधिक लोगों ने दूसरे नेताओं को अपना पसंद बताया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में ऐसा कहा जिसकी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो, जैसे अवसर गुरुग्राम में है वैसे ही अवसर गयाजी में बने, पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। मोदी की मोतिहारी दौरे पर मोतिहारी की चीनी की चाय का काफी जिक्र होने लगा। तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि 11.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल खोलकर उसमें बनी चीनी की चाय पीने का वादा किया था, मगर आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तेजस्वी ने उन्हें 11 साल पुराना वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि लगभग 132 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम बनने के 11.5 साल बाद भी मोदी ने अपने ये वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम इस बार प्रायश्चित करेंगे एवं इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। वहीं पीएम मोदी ने आज मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिर से मोदी जुमला बोलकर चले गए, इस बार पहले ही पकड़े गए हैं। मोदी की मोतिहारी रैली का एक वीडियो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें कुछ लोग रैली में काले झंडे दिखा रहे थे। तेजस्वी ने इसके साथ ही लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मोतिहारी रैली में उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ युवाओं, किसानों और बेरोजगारों ने काले झंडे क्यों दिखाए, पूछता है देश। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और देश में अवैध तरीके से घुसे हैं, उनके खिलाफ भारतीय संविधान और कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने कहा कि मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो अवैध रूप से देश में घुसे हैं, उनके खिलाफ संविधान और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। केरल के कोयट्टम में राहुल गांधी की ओर से आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम पर दिए गए एक बयान पर सीपीआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीपीआईएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आरएसएस और सीपीआईएम को एक समान बताने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी बेतुकी और निंदनीय है। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि केरल में आरएसएस से कौन लड़ रहा है। सीपीआईएम ने आगे लिखा कि सीपीआईएम ने केरल में भगवा आतंक से लड़ते हुए अपने कई कार्यकर्ताओं को खोया है। केरल में कांग्रेस और आरएसएस लगातार अपनी कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने में एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। केरल में कदम रखते ही राहुल गांधी भी वही भाषा बोलने लगते हैं। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आरएसएस और सीपीआईएम से वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा था, मेरी उनसे सबसे बड़ी शिकायत इस बात को लेकर है कि उनमें लोगों को लेकर कोई भावना नहीं है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई चैतन्य के खिलाफ कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। संयोग से चैतन्य का आज जन्मदिन है। ईडी ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत नई जानकारी मिलने के बाद शुरू की। यह इस साल मार्च के बाद दूसरी बार है जब ईडी ने बघेल के घर पर छापा मारा है। चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बजे भिलाई स्थित आवास पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की थी। इसकी जानकारी भूपेश बघेल ने दी। छापेमारी और पूछताछ के दौरान ही करीब 12 बजे ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह मामला तब शुरू हुआ जब मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। अब जस्टिस वर्मा ने इस जांच की समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि समिति ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया और बिना ठोस सबूतों के निष्कर्ष निकाले। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि ये प्रक्रिया उनके संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।